नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और आज की जो क्लास है वो अधीनस्थ न्यायालय के विषय में। चूँकि जो चैनल है, न्यायिक प्रक्रिया का जो चैनल है, सबसे जो बड़ी अदालत है, जैसा कि आप जानते भी हैं छोटी कक्षाओं से, जो आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय के बाद भी जो कोर्ट होती है तहसील स्तर की, जो तहसील न्यायालय होती है, जैसा कि आप जानते भी हैं, उसके विषय भी चर्चा करते हैं। पिछली जो क्लास रही है भारत के उच्च न्यायालय और साथ ही साथ है भारत के उच्चतम न्यायालय और साथ ही साथ राज्यों में जो उच्च न्यायालय का गठन होता है उसके संबंध में मैंने चर्चा किया था। तो आज की जो क्लास है वो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का तात्पर्य होता है जो जिले की न्यायालय होती है, जिले में जो स्थापित न्यायालय होती है उसे ही अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। यह हाई कोर्ट से निचली अदालत होती है। इसके संबंध में देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति क्या है, इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, विभिन्न प्रकार की बातें हैं। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 233, संविधान के अनुच्छेद 233 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। उसके गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की तरह ही यह आपका अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय होता है, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 233 यह अधीनस्थ न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान करता है, यानी कि जो जिला न्यायालय का गठन कैसे होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, इसकी व्याख्या जो करता है ये संविधान का अनुच्छेद 233 करता है। ये बराबर वनडे कंपटीशन में प्रश्न आता है कि जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है या किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है या दिया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 233 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न जो है इससे आता है। अब खासकर जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी, तो ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होगा वह हाई कोर्ट से इस बात का परामर्श करेगा कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए। यह एक परिपाटी इस प्रकार की रही है कि राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल ही सर्वेसर्वा होता है, यह उच्च न्यायालय से परामर्श करके ही इनकी नियुक्ति करेगा। साथ ही साथ और क्या शर्तें हैं, यह भी शर्तें हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसके द्वारा भी नियुक्ति की जाती है। तो जैसा कि जानते भी हैं
कि राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपी पीएससी कहते हैं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है और इसके माध्यम से भी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यह प्रक्रिया दूसरी प्रकार की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालयों में निहित होता है। यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसकी देखरेख और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? राज्य का उच्च न्यायालय करता है। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार की भी बातें दिया गया है। जिला न्यायालयों तथा न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया। यदि ये कह रहे हैं कि यदि अधीनस्थ न्यायालय का कोई प्राधिकारी जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? यह उच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी अपने कार्य का अवमानना करना किसी न्यायिक कार्य का, साथ ही साथ जो मानदंड या नियम बनाए गए हैं अधीनस्थ न्यायालय के, उसके विरुद्ध कोई कार्य करना। यदि कोई न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश इस प्रकार के कार्य करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार किसे दिया गया है? यह उच्च न्यायालय को दिया गया है। इस प्रकार की बातें जो है ये कही गई है। तो जिला न्यायालयों के माध्यम से जिस न्यायिक प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है वह अपने कार्यक्षेत्र में रहकर ही कार्य करे। जो अधीनस्थ न्यायालय के नियम हैं, जो मानदंड हैं, उसके अनुसार ही कार्यवाही करे या उसके अनुसार ही कार्य करे। इसकी गाइडलाइन जो तय करता है यह राज्य का उच्च न्यायालय तय करता है। यदि कोई प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय का कोई प्राधिकारी किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्य करता है तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक जांच का अधिकार किसको दिया गया है? यह राज्य के उच्च न्यायालय को दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वो मैंने बताया भी था आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। तो यह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय पर नज़र रखता है और अपने नियम के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके जो लगातार 7 वर्ष तक किसी न्यायिक सेवा पर कार्यरत रहा है उसकी नियुक्ति कर सकता है। ये कह रहा है कि यदि जो राज्य का राज्यपाल है, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा, राज्य का राज्यपाल जो गवर्नर होता है वो उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा और जो अधिवक्ता लगातार 7 वर्ष तक, देखिए इसके लिए जो टाइम बाउंडेशन किया गया है 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक यदि कोई अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य पर लगा हुआ हो तो उसे अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए ये है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का टाइम बांड था, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में 7 वर्ष का टाइम का बांड है कि शायद कि जैसे किसी भी न्यायालय में यदि अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है तो वो कह रहा है किसी भी न्यायालय में वह 7 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य पर लगा हुआ हो। यदि 7 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य पर लगा है तो उसे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा।
किससे परामर्श करके नियुक्त किया जाएगा? उच्च न्यायालय से। यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी जो 7 वर्ष तक किसी न्यायिक पद को धारण किया हो या किसी न्यायिक सेवा में लगा हो। तो यह 7 वर्ष का समय जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो जैसा कि समय समय पर उनकी संख्या का विनिश्चय किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनकी संख्या का विनिश्चय किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति जो है किस प्रकार से होगी, किस प्रक्रिया के आधार पर होगी। तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है 2 प्रकार से होती है, ठीक है ना। एक तो होती है कि न्यायिक सेवा परीक्षा पास किया हो या न्यायिक सेवा परीक्षा के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है ना। और दूसरा है राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। 2 बातें, एक ये कि अधीनस्थ न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होगी, पहली शर्त है कि न्यायिक सेवा परीक्षा वह पास किया हो या न्यायिक सेवा परीक्षा के द्वारा होगी, और दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी। तीसरी जो परिपाटी है वह है, यह कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के, है ना, हाई कोर्ट से परामर्श करके यदि कोई अधिवक्ता 7 वर्ष तक किसी न्यायिक सेवा पर कार्यरत रहा हो तो उसको भी अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह 3 शर्तों पर होती है। एक न्यायिक सेवा परीक्षा द्वारा, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, या 7 वर्ष तक किसी न्यायिक सेवा पर वह कार्यरत हो उसके द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है जिसके विषय मैंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय जो होती है उसमें किस प्रकार के इन प्राधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगली क्लास में मिलेंगे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, और साथ ही साथ उनके वेतन क्या हैं, उनकी योग्यता क्या है, और हमेशा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति पर विवाद जो है क्यों होता रहता है, तो इसके विषय में भी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।